हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट इजली इंग्लिश सॉल्यूशन एन ईजी वे ऑफ लर्निंग। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है और इसका बहुत लंबे समय से आप लोगों ने इंतजार किया है। नरेशन का पार्ट 2 का। नरेशन का पार्ट 1 में जैसा कि आपने देखा होगा, मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को अच्छी तरह से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने का वे बता दिया था और आपने उस वीडियो से बहुत लाभ भी उठाया था। चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का फीडबैक भी मेरे पास आया था जिन्होंने कहा था कि हमको सर इस वीडियो से बहुत ही लाभ हुआ है, और आप लोगों के इस फरमाइश पर मैंने इस वीडियो को बनाया है। और इस वीडियो में हम उससे आगे चलते हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाए, इस चीज़ को मैंने इसमें कंटेंट के रूप में डाला है। और बिल्कुल आसानी से उसी वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम लोग इम्परेटिव सेंटेंसेस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना सीखेंगे। और जिन लोगों ने यदि उस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें कि मैंने अफर्मेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना बताया है, तो कृपया उस वीडियो को देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होने वाला है। दूसरा बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि उस वीडियो को खोजने में कोई दिक्कत हो तो आसानी के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक डाल दिया हूँ और वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, नहीं तो चैनल पेज पर सर्च मार करके और आप देख सकते हैं चैनल पेज पर जा करके। ठीक है, तो इस वीडियो से आपको बहुत लाभ होने वाला है और आप स्टैंडर्ड लेवल तक यानी कंपटीशन लेवल तक नरेशन को अच्छी तरह से इस वीडियो को देखने के बाद कंप्लीट कर पाएंगे। तो लंबे समय से आप लोगों का प्रतीक्षा था इस वीडियो के लिए, तो चलिए आज आखिरकार यह आपके सामने आ ही गया और आप अच्छी तरह से आसान मेथड में बिल्कुल पिछले वीडियो की तरह ही सीखने जा रहे हैं। इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी एंड इम्परेटिव सेंटेंसेस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो एक चीज़ जान लें स्टूडेंट्स कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको कुछ एक्सक्लेमेशंस याद करना होता है, यानी कुछ एक्सक्लेमेटरी ऐसे वर्ड्स होते हैं और ये सारे वर्ड्स को मैंने डाल दिया है, जैसे वाट और हाउ। तो वाट और हाउ को जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है तो ये जहाँ भी रहेगा डायरेक्ट नरेशन में उसको एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज या एक्सक्लेम्ड विथ जॉय के रूप में चेंज करेंगे। और इन सेंस ऑफ वेरी जो यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये दोनों वर्ड्स जहाँ भी रहेंगे तो उस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव रहेगा और उस एडजेक्टिव से पहले वेरी का यूज कर देना है। आप घबराइए मत, मैं जो ये सब बता रहा हूँ नीचे आप एग्जाम्पल मिलेगा आगे, और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझ पाइएगा कि इनका यूज किस प्रकार से करना है। तो मैं हर टाइप का एग्जाम्पल नीचे आगे दिया हूँ और आप समझेंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। आप एक्सक्लेमेशंस को एक कॉपी रखें और उस पर नोट कर लें और इनको अच्छी तरह से याद कर लें। यदि आप भूलना नहीं चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके और धीरे धीरे आप करके और लिख सकते हैं एक ठो, चाहे तो लिखते भी जाए और सीखते भी जाए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वाट और हाउ का होता है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज और जॉय इन सेंस ऑफ वेरी, और आगे ये है हुर्रे। तो हुर्रे का क्या होगा? हुर्रे का होगा एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, जॉय माने आनंद, खुशी, हर्ष। आउच, आउच का होगा एक्सक्लेम्ड विथ पेन, यानी यह दर्द को बताता है। ठीक है, और आगे है इसके आगे है ब्रेवो। ब्रेवो का होता है एक्सक्लेम्ड विथ अप्रूवल। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति। अप्रूवल का मतलब होता है स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना। और उसके बाद है वेल डन। वेल डन का होता है यानी शाबाश, इसका हिंदी होता है एक्सक्लेम्ड विथ एप्लाउज। एप्लाउज माने प्रशंसा यानी बड़ाई, और प्रेज माने भी प्रशंसा या बड़ाई। तो दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, एप्लाउज या प्रेज। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है फाई फाई, इसका हिंदी अर्थ होता है छी छी, यानी एक्सक्लेम्ड विथ डिसगस्ट। डिसगस्ट का मतलब होता है घृणा करना। ठीक है,
तो डिस्गस्ट भी लिख सकते हैं या यहाँ पर कंटेम्प्ट भी लिख सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है, घृणा करना। ठीक है, अब इसके आगे है ओह। ओह का होता है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो या डिस्गस्ट, यानी यह दुख का भाव भी प्रकट करता है और घृणा का भाव भी प्रकट करता है। सेंटेंस को आप देखेंगे तो उससे पता चलेगा कि उस सेंटेंस में कौन सा फीलिंग डिनोट किया गया है, यानी कौन सा भाव प्रकट किया गया है, उसी के अनुसार जो है इसका चेंजिंग करेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसके आगे है अलास। अलास का मतलब होता है हाय, यानी दुख वाला हाय। ठीक है, तो अब ये शोक को व्यक्त करता है। क्या चीज़ को व्यक्त करता है? शोक। तो इसलिए इसका हुआ एक्सक्लेम्ड विथ सोरो। ठीक है, शोक या दुख प्रकट करने के लिए। उसके बाद है आह। आह का होता है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी अभी शोक या दुख प्रकट करता है। उसके बाद है ओह डियर। आपने सुना होगा बोलते हुए ओह डियर, इसका भी होता है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी अभी दुख प्रकट करता है। और उसके बाद जो एक्सक्लेमेशन है माई गुडनेस, तो माई गुडनेस का होता है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, इसका भी होता है। और उसके बाद है माई गॉड, इसका होता है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज। माई गॉड तो बहुत बार कहते हुए आपने सुना होगा, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड एक्सक्लेमेशन है। उसके बाद है हेल्प। हेल्प, तो हेल्प हेल्प जहाँ भी रहेगा इनको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे सेंटेंस से, और यहाँ लिखेंगे शाउट फॉर हेल्प। जितने भी एक्सक्लेमेशन हैं, एक्सक्लेमेशन रिमूव हो जाते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स, और उनके जगह पर ये जो इधर लिखा हुआ है ये लग जाता है। जैसे कि आपको दिखाते हैं, यह है एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, तो माई गॉड रिमूव हो जाएगा, और एक्सक्लेम्ड विथ, यानी ये देखिए ये जो है माई गॉड ये हट जाएगा और ये रह जाएगा सेंटेंस में इसकी जगह पर। ठीक है, तो इस प्रकार से चेंजिंग होता है। ऐसे आगे आप देखेंगे ही एग्जाम्पल में। हेलो, हेलो का ग्रीट होता है। ठीक है, ग्रीट करना यानी अभिवादन करना। ठीक है, तो अभी हम लोग एग्जाम्पल नीचे हम दिए हैं बहुत सारा, और उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप अच्छी तरह से समझेंगे इनको चेंज करना। ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए पहला एग्जाम्पल है राम सेड अलास आई एम रूइंड, यानी राम ने कहा हाय मैं बर्बाद हो गया। ठीक है, हाय मैं बर्बाद हो गया। तो अलास का क्या है? एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, तो यहाँ तक चेंज हो गया, यहाँ तक चेंज हो गया। राम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, यानी राम सेड अलास चेंज हो गया। अब यह आई एम रूइंड, तो दैट लगाएंगे इसमें, और आई का क्या हो जाएगा? राम के लिए ही हो जाएगा, और एम का वाज हो जाएगा, तो दैट ही वाज रूइंड। राम एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट ही वाज रूइंड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है ही सेड आह माई डॉग इज डेड, तो यहाँ पर आह का क्या है? आह का भी है एक्सक्लेम्ड विथ सोरो, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट का यूज़ किए, और यहाँ पर माई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, और ये पॉजेसिव केस है तो ही के अनुसार चेंज होगा, तो ही का पॉजेसिव हीज हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ हीज हो गया है दैट हीज डॉग, और इज का वाज हो गया, वाज डेड, क्योंकि ये सेड है पास्ट है तो यहाँ पे वाज हो जाएगा। ही सेड आह माई डॉग इज डेड, ही एक्सक्लेम्ड विथ सोरो दैट हीज डॉग वाज डेड। ठीक है, तो आप समझते जा रहे होंगे अच्छी तरह से, और लिख भी सकते हैं कॉपी में अस्थायी रूप से सीखने के लिए। अब देखिए ये सेंटेंस जो है बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत फायदेमंद वीडियो है यह। ही सेड नॉनसेंस, शुरू से अंत तक इसको एकदम देखें ध्यान से, और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी फ़ायदा पहुंचाएं, और उनको भी अपना रेफ़र करें कि देखो यहाँ से तुम सीखो। ही सेड नॉनसेंस, तो इसको कैसे चेंज करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विथ नहीं होगा, दैट इट वाज नॉनसेंस, विथ यहाँ पे नहीं होगा बच्चों। ठीक है, ये गलती से यहाँ पे टाइप हो गया है। ही एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज नॉनसेंस, ऐसे ही होगा। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। देखिए ये कैसे हुआ है, तो सबसे पहले तो ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या ही एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज, दोनों में से कोई एक लिख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक चेंज हो गया। उसके बाद बचा ए ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, तो ये सेंटेंस देख रहे हैं लाइन से नहीं है, यानी कि एक्सक्लेमेटरी स्टाइल में लिखा हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? तो अफर्मेटिव या असर्टिव स्टाइल में लिखेंगे। तो कैसे होगा? इट इज ए ब्यूटीफुल फ्लावर, ऐसे लिखेंगे। इसका असर्टिव होगा इट इज ए ब्यूटीफुल और फ्लावर। ठीक है,
ऐसे हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर आपको बताया है कि हाउ और वाट वाले सेंटेंसेज में एक एडजेक्टिव रहेगा और उस एडजेक्टिव से पहले हमको वेरी ऐड करना है। तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और ब्यूटीफुल से पहले हमको क्या लगा देना है, तो ब्यूटीफुल से पहले हमको वेरी ऐड कर देना है, ठीक है, क्योंकि यह एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार से इसको चेंज किया गया है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी, देखिए ब्यूटीफुल से पहले वेरी है, ब्यूटीफुल फ्लावर, ठीक है। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और सरप्राइज दैट इट वाज ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। और सेंटेंस को मैंने कैसे सीधा किया अफर्मेटिव में आपने अभी देखा ही। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं। ही सेड व्हाट ए प्लेस, तो ठीक उसी टाइप का एग्जाम्पल है ऊपर वाले के जैसा। ही एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट इट वाज ए वेरी फाइन प्लेस, फाइन को खुद से ऐड किया गया है क्योंकि ये हाइडेड है यहाँ पर, यानी व्हाट ए प्लेस का मतलब अच्छा प्लेस को कह रहा है, तो यहाँ अच्छा लगने वाला कोई भी वर्ड जो है ऐड कर देंगे, तो फाइन यहाँ पर ऐड किया हुआ है। अब जैसे सी सेड हाउ हैप्पी आई एम, तो सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी वाज वेरी हैप्पी, देखिए हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है और उससे पहले वेरी आ गया है बच्चों, ठीक है। सी एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट सी वाज वेरी हैप्पी, ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग चलते हैं इम्परेटिव सेंटेंसेज में। इसमें लेट का जो यूज होता है उस लेट के यूज वाले पढ़ते हैं। बाकी कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेज मैंने पहला वीडियो में आपको बताया हुआ है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये कैसे होते हैं लेट वाले सेंटेंसेज। पहले तो लेट में दो तरह के सेंटेंसेज होते हैं। एक लेट के बाद, जैसे लेट है तो लेट के बाद मी रहेगा या हिम रहेगा, ठीक है, या हर रहेगा, इस टाइप के वर्ड्स रहेंगे, मी या हिम या हर या यू कुछ भी। और दूसरा जो टाइप होता है, दूसरा टाइप में लेट के बाद क्या रहेगा, तो अस रहेगा, ठीक है। तो पहले हम ये फर्स्ट टाइप बता रहे हैं, उसके बाद दूसरा टाइप अस वाला आगे जो है आपको मिलने वाला है। जैसे राम सेड लेट मी गो आउट, ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। तो राम विश्ड, यहाँ पर विश का यूज़ करेंगे बच्चों, क्योंकि इससे विश यानी कामना करना, ठीक है, इस टाइप का फीलिंग जो है एक्सप्रेस होता है। तो राम विश्ड दैट ही शुड गो आउट, पहले क्या करेंगे हम, पहले विश का यूज करेंगे, उसके बाद दैट लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर मी का जो यूज हुआ है, तो मी को हटा देंगे ऑब्जेक्टिव केस को और इसका नॉमिनेटिव केस लाएंगे, क्योंकि और लेट को भी रिमूव कर देंगे, लेट को भी हटाएंगे, दैट का यूज करेंगे, यहाँ पर सेड को हटाएंगे, इसकी जगह पर विश्ड का यूज करेंगे, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट लिखे, सेड को हटाए, उसकी जगह पर विश्ड लिखे, उसके बाद दैट को हम ऐड किए, उसके बाद लेट को रिमूव किए यानी हटा दिए, उसके बाद जो है ये जो ऑब्जेक्टिव केस रहेगा इसको देखेंगे किसके अनुसार चेंज हो रहा है, तो ये राम के अनुसार चेंज हो रहा है, और इसको नॉमिनेटिव केस में करेंगे, तो राम का नॉमिनेटिव क्या होगा, ही होगा, और उसके बाद शुड का यूज करना है, शुड को प्लस करना है, ऐड करना है, और बाकी जैसे सेंटेंस है वैसे लिख देंगे, समझ गए होंगे आप, ठीक है। यानी पहले सब्जेक्ट, उसके बाद सेड का विश्ड, उसके बाद लेट को हटाएंगे, उसके बाद दैट ऐड करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस वाले प्रोनाउन को नॉमिनेटिव केस में करेंगे यानी सब्जेक्ट के अनुसार, और उसके बाद शुड का यूज करके सेंटेंस को एज इट इज लिख देंगे। तो राम विश्ड दैट ही शुड गो आउट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देखते हैं। सी सेड लेट हिम बी माई फ्रेंड, तो ठीक उसी प्रकार से सब्जेक्ट लगाए, सेड हटा दिए, विश्ड लगाए, दैट का यूज किए, उसके बाद हिम है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका नॉमिनेटिव ही लगाए, उसके बाद शुड का यूज किए, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है तो ये इसके अनुसार चेंज नहीं होगा, किसी के अनुसार नहीं होगा, सिर्फ इसका नॉमिनेटिव ऐड कर देंगे यहाँ पर, और बाकी जैसे है वैसे है। तो सी विश्ड दैट ही शुड बी हर फ्रेंड। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम लोग आगे बढ़ते हैं। यू सेड लेट मी डू व्हाट आई लाइक, तो यू सेड दैट यू शुड डू व्हाट यू लाइक्ड, तो यहाँ पे देखिए सेड है तो ये गलती नहीं है, ये भी सही है, लेकिन विश्ड ज़्यादा सुटेबल रहेगा क्योंकि इसका चेंजिंग विश्ड ही होता है, ठीक है। तो ऐसे ये भी गलती नहीं होगा। तो यू विश्ड दैट यू शुड डू व्हाट यू लाइक्ड, इसको कर देंगे क्योंकि ये पास्ट में है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है लेट अस वाला, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि लेट अस वाला भी एक सेंटेंस होता है टाइप 2 में। तो इसमें क्या होगा, जैसे कि
द चिल्ड्रेन सेड लेट अस प्ले टुगेदर। द चिल्ड्रेन सेड लेट अस प्ले टुगेदर। तो देखिए इसको कैसे चेंज किया जाएगा। द चिल्ड्रेन, यहाँ पे दो में से कोई वर्ड चुन सकते हैं, या तो प्रोपोज्ड लगा सकते हैं, यह भी सही है, या नहीं तो सजेस्टेड लगा सकते हैं, यह भी सही है। उसके बाद दैट का यूज़ करेंगे। उसके बाद फिर दो में से कोई वर्ड लगा सकते हैं, या तो वी लगा सकते हैं या दे लगा सकते हैं, दोनों में से दोनों सही होगा, लेकिन कोई एक ही यूज़ करना है। उसके बाद शुड का यूज़ करेंगे, फिर जैसे सेंटेंस बच रहा है वैसे ही लिख देंगे। इसमें से लेट अस जो है इसको हटा देना है, इसको रिमूव कर देना है, ठीक है, और सेड को भी रिमूव कर देना है। तो द चिल्ड्रेन proposed और suggested that we और they should play together। इस प्रकार से इसका हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसी टाइप का एग्जाम्पल दूसरा है, I said to the villagers let us help the poor। तो ठीक उसी प्रकार से I proposed और suggested the villagers that we और they should help the poor। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल को एक दो बार सुन लेंगे तो और कंफर्म हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर डोंट के यूज वाला सेंटेंस को मैंने बताया है बच्चों कि डोंट का यदि यूज रहेगा इंपरेटिव सेंटेंस में, इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस है यह, ठीक है। तो किस प्रकार से इसको देखिए, इंपरेटिव निगेटिव सेंटेंस है, किस प्रकार से इसको जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाएगा। देखिए आइए एग्जाम्पल से हम लोग अच्छी तरह से सीख ले रहे हैं। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल है, He said to me don't open the door। He said to me don't open the door। तो पहले टाइप है इसका बनाने का, दो टाइप से यह बनेगा। He asked लगाएंगे, ठीक है, He asked me, और not का यूज करेंगे। जब asked लगाएंगे तब not का यूज इसमें जरूर करेंगे, not to का, ठीक है, और don't को हटा देंगे, don't को हटाकर not to लगाएंगे। He asked me not to, बाकी जैसे सेंटेंस है वैसे लिख देंगे open the door। He asked me not to open the door। या दूसरा इसका तरीका देखिए कैसे है, फोरबेड का यूज करेंगे। यदि वहाँ सेड रहेगा तो यहाँ पर फोरबेड का यूज करेंगे। देखिए ऊपर हम दिखा देते हैं कि सेड ही होगा। देखिए ही सेड है, ठीक है, यहाँ पर क्यों फोरबेड का यूज क्यों किया गया, क्योंकि जो वर्ड होता है फोरबिड, फोरबिड का मतलब होता है क्या, मना करना, ठीक है, ये प्रेजेंट फॉर्म है, और फोरबिड क्या है, ये V2 है, पास्ट फॉर्म है। यानी अब इस सेंटेंस का अर्थ हम देखते हैं, He said to me don't open the door। उसने मुझसे कहा दरवाज़ा मत खोलो, यानी उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना किया। तो पहला टाइप में जो बन रहा है तो उसका अर्थ यही रह रहा है, उसने मुझसे कहा दरवाज़ा मत खोलो, या उसने मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने को कहा। इसका अर्थ होगा उसने मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने को कहा, जबकि इसका अर्थ होगा उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना किया, ठीक है। तो बात एक ही हुआ, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में जब करते हैं तो अर्थ एक ही होना चाहिए, भले आप सेंटेंस के लिखने का तरीका बदल जाए, ठीक है। तो उसने मुझे दरवाज़ा नहीं खोलने को कहा, या उसने मुझे दरवाज़ा खोलने से मना किया। तो ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। यहाँ पे फॉरबेड यदि लगाएंगे आप तो नॉट का यूज नहीं करना है, ठीक है, नॉट का यूज नहीं करना है, ओनली टू लगाना है। तो आपको जो आसान लगे फॉर्मेट वैसे आप इसको चेंज कर सकते हैं, या तो ही आस्क्ड मी नॉट टू ओपन द डोर, या ही फॉरबेड मी टू ओपन द डोर। चलिए अब आगे देखते हैं, है ही सेड टू मी डोंट डिस्टर्ब मी। तो वही दोनों टाइप से यहाँ भी चेंज किया हुआ है। ही आस्क्ड मी नॉट टू डिस्टर्ब मी, आस्क्ड लगा तो नॉट टू लग गया। ही फॉरबेड मी, नॉट टू नहीं लगा, टू डिस्टर्ब हीम, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। अब इसके आगे कोई इस वीडियो में नहीं है बच्चों, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। नेक्स्ट में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को सीखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस को किस प्रकार से डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाता है। उसके बाद हम लोग का नरेशन अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे जितना इसमें सीखे दोनों वीडियो मिलाकर इतना बहुत कुछ है, और आपको ऊपर क्लासेस तक और कंपटीशन तक इससे ज़्यादा नरेशन पढ़ने को कभी नहीं आएगा, ठीक है। और लंबे समय से मैं बोल रहा हूँ कि CBSE क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स के लिए मैं लाने वाला वीडियो हूँ, डायलॉग को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज किया जाएगा, एंड डायरेक्ट डायलॉग जो है कैसे फिलअप किया जाता है। तो उस पर एक वीडियो जल्द ही मैं अपलोड करूँगा, और CBSE 9 एंड CBSE 10 क्लास के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वह स्टूडेंट उस वीडियो को कृपया ज़रूर देखेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट
वीडियो में।